हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट इनसेन स्माइली लेकर आया हूं आपके लिए इनसेन स्माइली की कहानी की दुनिया, जहां हम बात कर रहे थे किताब लिफाफा, मनीष सिल्फ की लिखी हुई किताब, जिसमें कुछ बेहतरीन खतों का संग्रह है। किताब शुरू करने से पहले मैं आपको गुलजार साहब की कुछ लिखी लाइन सुनाना चाहता हूँ। तो पंक्तियां कुछ इस तरह से है। वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था। बताओ कैसे वो बहता दरिया, जब आ रहा था तो जा रहा था। कुछ और भी हो गया नुमाया, मैं अपना लिखा मिटा रहा था। धुआं धुआं हो गई थी आंखें, चिराग को जब बुझा रहा था। मुंडेर से झुक के चांद कल भी पड़ोसियों को जगा रहा था। उसी का ईमान बदल गया है, कभी जो मेरा खुदा रहा था। वो एक दिन एक अजनबी को मेरी कहानी सुना रहा था। वो उम्र कम कर रहा था मेरी, मैं साल अपने बढ़ा रहा था। खुदा की शायद रजा हो इसी में, खुदा की शायद रजा हो इसमें, तुम्हारा जो फैसला रहा था। तो दोस्तों, इसके साथ हम शुरू करते हैं अपनी किताब लिफाफा। मैंने शायद आपको कभी बताया था कि मैं कुछ सपने नींद टूटने के बाद भी वहीं से शुरू कर सकता हूँ। पिछला सपना कुछ इसी तरह का था। पिछली रात भी वह वहीं से शुरू हुआ था जहाँ नींद टूटी थी। यहाँ मरीज आपस में लड़े नहीं, या यूं कहूँ एक दूसरे की जान न ले ले, इसलिए दिन में यहाँ गार्ड तैनात रहते हैं। रात में इनके हाथों और पैरों में जंजीरें बांध दी जाती है। डॉक्टर को मालूम था कि मुझे दो बीमारियां हैं। मेरे पैरों में जंजीर बांधी जाती मगर हाथ खुले छोड़ दिए जाते। मेरे बिस्तर के दाईं ओर एक डायरी और पियर कार्डिन का महंगा पेन रखा रहता था। मैं रात को सपना देखते देखते अचानक से उठता और उस सपने को एक कहानी की शक्ल दे लिखने बैठता। दिन ब दिन मेरा वजन घटता जा रहा था। एक दिन सुबह उठा तो मेरी उंगलियों पर मांस नहीं था, वहां सिर्फ हड्डियों की शक्ल में एकदम शाह राख भरी थी। मैं पूरा दिन चिल्लाता रहा, तब तक चिल्लाता रहा जब तक मेरे गले से काला खून नहीं निकलने लगा। रात हुई और मेरे बिस्तर के आसपास कहानियां चहलकदमी करने लगी। कहानियों को निहारते निहारते जैसे ही आंख लगी, उनमें से एक कहानी मेरे सीने में दाखिल हो गई। कहानियां जब तक मेरी आंखों के सामने रहती है तब तक ये बेहद खुशनुमा शक्ल लिए होती है, लेकिन मेरे सीने में दाखिल होते ही शैतान इनका चेहरा नोच लेता है। खुशनुमा कहानियां मेरे सीने में त्रासदी की शक्ल ले लेती है। कहानी खत्म हुई, आंख खुली, लिखने के लिए हाथों की तरफ देखा तो वहां सिर्फ राख। इतनी जोर से चिल्लाया कि आवाज जिस्म के अंदर गूंजती रही। डॉक्टर आई तो उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, कहानी लिख दो वरना शैतान मुझे मार देगा। डॉक्टर ने फोन निकाला और मैं बोलने लगा। वह डॉक्टर भी शायद कभी लिखती रही होगी या फिर अभी भी लिखती होगी। उसने सभी फुल स्टॉप सही जगह लगाए। अब ये हर रात की बात हो गई। इधर मेरे सोने का वक्त होता, उधर डॉक्टर एक स्टूल्स ले मेरे सामने बैठ जाती। मैं सपने के खत्म होते ही चौंक कर उठता और उसे बच्चों की तरह सपने के बारे में बताता। वह बस मुस्कुराती और फोन में लिखने लगती। वह बस मुस्कुराती थी, हंसती नहीं थी। मैं जब सपने के बारे में बात बता रहा होता तो मुझे लगता कि मैं किसी रेगिस्तान में औंधा लेटा हुआ हूँ और मेरे मुंह में किलो भर रेत डाल दी गई है। मेरे मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती। तब वो डॉक्टर फोन की स्क्रीन से नजरें हटा मेरी तरफ देखती। डॉक्टर की आंखों में न जाने क्या था,
कि जैसे ही वो नजरें ऊपर करती मुझे महसूस होता कि रेगिस्तान धीरे धीरे पुडुचेरी के किसी सुंदर किनारे में बदल गया है, जहाँ रेत जस की तस है मगर अथाह पानी भी है। मेरे मुंह के अंदर घुसी रेत में जामुन के पेड़ उग जाते और मैं कहानी पूरी कर देता। यह बात मैंने डॉक्टर को कभी नहीं बताई। जब वो कहानी सुनते हुए एक से ज्यादा बार मेरी आंखों में देखती तो मैं कहानी का अंत बदल देता था। मैं उन आंखों को दुनिया की सबसे खुशनुमा कहानी सुनाना चाहता था। एक रोज जब वो कहानी टाइप कर उठने को हुई तो उससे मैंने कहा, आपने अपने इस फोन से मेरे पैरों में बंधी जंजीर की तस्वीर खींच देगी? क्यों? मैं जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो इस तस्वीर पर कोई कहानी लिखूंगा। कहानी का शीर्षक क्या रखोगे? अभी तक तो सोचा नहीं है। वैसे कैद में पड़े पागल की आजाद कहानी कैसा रहेगा? उस रोज मैंने पहली बार उसकी हंसी सुनी। उसने हंसते हंसते मेरे पैरों में पड़ी जंजीरों की तस्वीर खींची। वह जब तस्वीर खींच रही थी तो लगा जैसे मेरे पैरों में जंजीरें नहीं, मोगरे के फूल बंधे हैं। जंजीरों से मोगरे की खुशबू भी आने लगी थी। जंजीर की तस्वीर खींचने के बाद उसने एक तस्वीर मेरे चेहरे की भी खींची। मैं अपने वार्ड से सारे शीशे हटवा चुका था। यह बात वो जानती थी। उसने तब भी मुझे मेरी तस्वीर दिखाई। खुद की तस्वीर देखने पर मालूम चला कि मेरे जिस्म का सारा वजन मेरे बालों और दाढ़ी पर इकट्ठा हो गया है। मैं अपने चेहरे को खरोंचता उससे पहले ही उसने कहा, इस तस्वीर पर दुनिया की सबसे खुशनुमा कहानी लिखी जा सकती है। कहानी का शीर्षक क्या होगा? अभी तक तो सोचा नहीं है। वैसे हारा हुआ नायक कैसा रहेगा? नायक अगर हार ही गया तो वो नायक कहाँ रहा? नायक को जीत या हार नहीं, हार नायक नहीं बनाती, उसे उसका चरित्र नायक बनाता है। इतना कहकर वह वार्ड से बाहर चली गई। मैं कहानी लिखने बैठता हूँ तब तक डॉक्टर का कहा आखिरी वाक्य मेरे सामने नाचने लगता है। मुझे अभी भी डॉक्टर की नीली आंखों की दुनिया की सबसे खुशनुमा कहानी सुनानी है। 12 फरवरी 2022। मिट्टी जदा, कैसे हैं आप? आपके सारे खत मैंने पढ़े और मुझे लगा कि कभी कभी कुछ अल्फाज यूं ही छोड़ देने चाहिए। यूं ही छोड़ देने से वो हल्के होते जाते हैं और फिर हवा में महक जैसे घुल सकते हैं। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे कुछ हिंदी का मिला नहीं, इसलिए कुछ बता नहीं पाई आपको फ्रीलांसिंग के लिए। घर में पारिजात का पौधा लगा हुआ है, उसके पास बैठ लिख रही हूँ आपको। पत्ते पीले पड़ गए हैं और फूल सारे झड़ गए हैं। महक अब भी फैली है। आसमानी 17 फरवरी 2022। शायद मैं अपने सारे हथियार अपने हाथों जमीन में गाड़ चुका हूँ। निहत्था हर रात सपनों में लड़ता रहता हूँ। हाथ एकदम खाली है तो हर सुबह जख्मी हालत में उठता हूँ। आंखें खुलने पर भी सपने हावी रहते हैं। घंटा भर छत पर घूमता हूँ तब कहीं सपनों से बाहर आ पाता हूँ। बेफिजूल से ख्याल उड़ते रहते हैं। आज सुबह ही सिगरेट पीते हुए सोच रहा था कि इस दुनिया में किसी का कोई नाम नहीं होना चाहिए था। सब बेनाम होते तो ये दुनिया ईमानदारी से भरी होती। जब इस दुनिया में किसी का कोई नाम नहीं रहेगा तब सब लोग अपना खोल उतार सकेंगे। सारे क्रांतिकारी, विचारक, लेखक, प्रोफेसर, फिर किसी को सुबह सुबह चोला पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिगरेट कब खत्म हो जाती है मालूम ही नहीं चलता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे सिगरेट महसूस ना हो। तहजीब हाफिज को सुनता रहता हूँ, उनकी हम मिलेंगे नज्म सुनता हूँ तो गुस्सा आता है कि ये मैंने क्यों नहीं लिखी। ये नज्म तो मुझे लिखनी थी, तुम्हारी फिक्र होती है, मगर दिल्ली तुम्हें जिंदा रखेगी ये भरोसा है। जम्मू शायद मुझे जिंदा रखे। आपके साथ रहकर मैं इस शायद शब्द के साथ खेलने लगता हूँ। आप डिप्लोमेटिक खत लिखती है। पढ़ाई ठीक चल रही तभी बुरे सपने देख पा रहा हूँ। सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, आपको खत लिख पा रहा हूँ। एक उम्र में मुझे पैसा जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता था। अब जब समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं, तभी पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। एक उपन्यास लिखने का काम मिला था। घोस्ट राइटिंग करनी थी, 2 पन्ने लिखे भी, मगर उसके बाद हाथ बागी हो गए।
इस महीने के आखिर तक तो हाथ बागी रहेंगे, इतना तो मालूम है मुझे। महीने के आखिर में क्या होगा मालूम नहीं। तहज़ीब हाफ़ी की नज़्म हम मिलेंगे सुनता हूँ तो बरबस बुदबुदा उठता हूँ। हाँ, हम दोनों भी मिलेंगे। एक ऐसे कमरे में जिसके पंखे पर फंदों के निशान होंगे, उस कमरे में सिर्फ 2 ही हालात देख पाता हूँ। या तो हम दोनों एकदम चुप होकर उस कमरे की चीखें सुनेंगे, या फिर इतनी ज़ोर से हँसेंगे कि दीवारों में हमारी हँसी बेबस हो जाएगी। मैं किसी पागलखाने के वार्ड में चेहरा खरोंचते हुए नहीं मरना चाहता, नहीं अपने मखमल के बिस्तर पर कराहते हुए उम्र के उस पड़ाव पर जहाँ मेरी उंगलियों में इतनी भी जान ना हो कि मैं शराब का ग्लास ना उठा सकूं। मैं तुम्हारी पीठ पर अपने होठों से कविता लिखते हुए मरना पसंद करूंगा। अपनी कहानी, अपनी आखिरी कविता, जिसे समझने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। भरोसा, 17 फरवरी 2022। भरोसे का अस्तित्व शायद सही है। 19 फरवरी 2022। कोरोना में वक्त कैसे निकल गया मालूम ही नहीं चला। पीएचडी में एडमिशन हुए 1 साल हो गया। एडमिशन होने से पहले न जाने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि दुनिया भर का साहित्य पढ़ेंगे, दुनिया भर की जनरल नॉलेज पढ़ेंगे और ढेरों मुद्दों पर दुनिया भर का डिस्कशन करेंगे। मगर आज का दिन है कि मुझे ये तक नहीं मालूम कि देश का शिक्षा मंत्री कौन है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि ये सभी को मालूम हो, मगर सभी ने आंखों में तारे भी तो नहीं बसाए ना। मैंने तो बसाए हैं। पिछले 1 साल को मुड़कर देखूं तो दिल्ली से जम्मू की ट्रेन और जम्मू से दिल्ली की ट्रेन, बस यही आंखों के सामने तैरता रहा है। कभी रुककर सोचा ही नहीं कि कितना पढ़ा, क्या पढ़ा और नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा। अभी तो वक्त इतना ठहर गया है कि मैं अपने कमरे में मौजूद छिपकली के कदम भी नहीं गिन लेता हूँ। यहाँ जम्मू के इस गांव में अब रुकना मुश्किल लगने लगा है। मालूम है, मैं अब यहाँ रहने में प्रेशर महसूस करने लगा हूँ। मेरी नींद बेहद कच्ची हो गई है। एक कारण यह है कि मुझे मालूम है खाना सुबह 8 से 9 के बीच आएगा और दीदी नीचे वाले फ्लोर से आवाज़ लगाएगी। अब नींद नहीं खुलेगी तो वो आवाज़ लगाती रहेगी, इसलिए नींद में भी दिमाग अब बंद नहीं होता। रात का खाना 7:30 बजे आ जाता है। रात को खाने के बाद सुस्ती आती है। सोचिए, मैं 8 बजे सोने लगा हूँ और ये वक्त 12 घंटे लेटे रहने का नहीं है। स्टूडेंट लाइफ पैरों में समय की जंजीर बांधकर बिताने का नहीं होता। हमारी बहसें तो इतनी लंबी खिंचनी चाहिए थी कि बहस करते करते हम दोस्तों के रूम पर ही सो जाते, मगर यहाँ तो 8 बजे के बाद सिर्फ अपनी छत पर टहला जा सकता है। पिछले 2 हफ्तों में कुछ पढ़ाई हुई है तो महसूस हो रहा है कि कितना कुछ नहीं पढ़ा। अब लगता है कि ये जगह छोड़कर शहर चलना चाहिए। वहाँ जाने में बस मसला ये है कि खाने का कैसे होगा और रोज़ यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे। मगर मैं अकेला नहीं हूँ जो शहर से यूनिवर्सिटी आएगा। सैकड़ों बच्चे रोज़ शहर से यूनिवर्सिटी आते हैं। मुझे ज़िंदगी में मलाल नहीं चाहिए बस। वैसे भी मैं जब सुबह दौड़ता हूँ तो जब बदन एकदम थक कर चूर हो जाता है तो लगता है पैर अब रास्ते में ही शरीर से अलग हो जाएंगे। तब मैं 100 मीटर पूरी जान लगाकर दौड़ता हूँ। अगले महीने 26 का हो जाऊंगा। महसूस होने लगा है कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। 30 के बाद स्टूडेंट तो नहीं रह जाऊंगा। नौकरी के पीछे पैर घसीटने ही है तो क्यों ना घिसटने से पहले एक बार 100 मीटर जान लगाकर दौड़ लिया जाए। आज जो हफ्ते का पहला दिन है, शुक्रवार तक तो यूनिवर्सिटी जाना ही है। शनिवार को शहर जाकर कोई कमरा देखेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो शुरुआती मार्च में ही शिफ्ट हो जाएंगे। ये सब वैसे तो पापा को बताना था और फिर उनका जवाब सुनना था। मालूम है ये सब सुनकर वो क्या कहते? वो कहते पढ़ना लिखना है नहीं, बस ऐसे ही शहर शहर घूमना। मगर मालूम नहीं, शायद इस बार वे कुछ भी नहीं कहते। पापा अब कहाँ ही कुछ कहते हैं। अब्बा सही में नहीं कह थकते। औलाद उनके दिमाग में हमेशा दौड़ती रहती है। मम्मी को सब बताता तो मम्मी का तो रोना ही शुरू हो जाता, ये सुनकर कि मैं शहर में अकेला रहूंगा और खुद खाना बनाऊंगा। मम्मी को और नहीं रुलाना तो मम्मी से भी बात नहीं हुई। दोस्त यार सब दूर हो गए हैं। बच गई तुम।
तुम्हें तो वैसे भी मेरी बातें सुनने की आदत है। तुम ही तो कहती हो आप बहुत बोलते हैं। तो बस बोल रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस सुन लो। 21 फरवरी 2022। मेरी आंखों के सामने बिस्तर पर एक लाश पड़ी है। हाथ की नसों पर पड़ा खून जम चुका है। इस कमरे में ऐसा कुछ भी तो नुकीला नहीं है जिससे हाथ काटा जा सके। मेज पर पड़े पेन से दबी हंसी की आवाज आ रही है। हालांकि हम मरीजों को पेन भी नहीं देते हैं, मगर ये मरीज कुछ अलग था। इस लड़के की उम्र मरने की नहीं थी और किसी पागल खाने के वार्ड में मरने की तो बिल्कुल भी नहीं। बेहद जिंदा दिल लड़का था। आसमान को हाथों से खींचकर उसे जमीन पर सड़क की तरफ बिछा देने वाला जिंदा दिल लड़का। अधिकतर समय पन्नों पर कुछ ना कुछ लिखता रहता और पूछने पर उन पन्नों को झट छुपाते हुए कहता, मैं इस दुनिया की सबसे खुशनुमा कहानी लिख रहा हूँ। जब ये पूरी हो जाएगी तब दिखा दूंगा। एक जोड़ी बेहद उदास खूबसूरत आंखों को मालिक था। आप कहेंगे उदास और खूबसूरत शब्द एक साथ कैसे लिख दिए? भला ऐसा भी कहीं होता है? काश आपने एक बार उन आंखों को देखा होता। उदासी उसकी खूबसूरत आंखों पर ऐसे दिखती थी जैसे बरसों बाद आपका और आपके पहले प्यार का नाम किसी इमारत पर गुदा हुआ दिख जाए। एकदम जादुई। फ्रेंच रोह जब चित्रकारों के चित्र देख रहा होगा तभी उन चित्रकारियों में उसे ऐसे ही किसी लड़के की आंखें दिखाई होगी और उसने जादुई यथार्थवाद शब्द इजाद किया होगा। अब यकीन करेंगे उस लड़की की आंखें रंग बदलती थी। वो जिसको भी ये बात बताता पहले तो कोई यकीन ही नहीं करता था, मगर उन आंखों में एक गहरा घाव भी था। आंखों में चमक ही इतनी थी कि वो घाव किसी को नहीं दिखता था। एक रोज वो सो रहा था तो मैंने उसकी आंखें चूम ली थी। उसने आंखें खोली तो उस रोज मुझे उसकी आंखों का घाव दिखा। ये लड़का जब गिरने लगता था तो अपने हाथों के दोनों तरफ ऐसे हाथ चलाता था जैसे वहां किसी और का भी हाथ हो और वह उन हाथों को थामने की कोशिश कर रहा है। एक रोज मैंने उससे पूछा था, तुम्हारे दोनों तरफ कौन दो लोग हैं जिनके हाथ पकड़ने की कोशिश करते हो? और उसने जवाब दिया, मेरे दाहिने हाथ पर मंटो साहब है और बाएं हाथ पर स्वदेश दीपक। ओहो, एक मंटो और दूसरा स्वदेश दीपक। एक को दुनिया ने उसके आखिरी वक्त में पागल कहा और दूसरे का आखिरी वक्त कब आया किसी को नहीं मालूम। आदमी जब गिरता है तो वह अक्सर उन गड्ढों में दबी मिट्टी को खोदता है जिसमें कुछ बड़े नाम दफन है। इस लड़के को मिट्टी खोदने पर मिला भी तो क्या, मंटो और स्वदेश दीपक। मंटो और स्वदेश दीपक की मिट्टी कब उसके जिस्म पर चढ़ गई ये तो उसको भी नहीं मालूम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीन लोग एक ही मिट्टी के ढेले से बनाए गए हो। कुछ अलग ही बातें करता था। मुझसे एक बार उसने कहा था, उंगलियों पर न गिने जाने वाली लड़कियां मुझ पर मरती है। नहीं, मेरी शक्ल पर नहीं, शक्ल तो मेरी मामूली सी है। दरअसल उन्हें मेरे लिखे हुए से प्यार है और पागल लड़कियां सोचती हैं उन्हें मुझसे प्यार है। चाहूं तो बड़ी आसानी से उनके साथ सो सकता हूँ, मगर मालूम है अपनी कला का फायदा उठाकर किसी लड़की को अपने बिस्तर पर लाना कला और उस लड़की दोनों का बलात्कार करने जैसा है। कला सबके पास नहीं आती, मगर आपके पास कला है तो आप उससे लोगों को जिंदा रखिए। लड़कियों के साथ सोने के और भी तमाम तरीके हैं। दो बलात्कार करने पर आप तो क्या, आपकी परछाई भी मर जाएगी। मरने से पहले ये लड़का अपनी विरासत मेरे नाम कर गया। क्या है इसकी विरासत में जानना चाहते हो? रोजाना माचा, कुछ खत, कुछ तस्वीरें, एक लाल लाइटर, मेरे नाम एक खत और एक लंबी खुशनुमा कहानी। जानते हैं उसने मुझे आखिरी वक्त में क्या लिखा है? बेहद लंबा खत है। आपको आखिरी हिस्सा सुनाती हूँ। मैंने जब तुम्हारी लिखी कहानियां पढ़ी तो अपने हाथों की तरफ देखा। काश मेरे 3 हाथ होते तो मैं गिरने पर तुम्हारा हाथ भी थाम सकता। मेरी विरासत तुम्हारे कंधों पर बेहद खूबसूरत लगेगी। मेरी कहानियां लोगों को सुनाना, मेरे रोजना माचा हारे हुए लोगों को पढ़ाना, मेरे खत प्रेमियों तक पहुंचाना।
जब मेरा लिखा सब खत्म हो जाए तो तुम मैं बनकर लिखना। कुछ लोग मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत की खातिर मुझे बरसों तक जिंदा रखना। ये इल्तिजा नहीं है, ये दुनिया की सबसे खुशनुमा कहानी है। मैंने कहा था ना, मैं इस दुनिया की सबसे खुशनुमा कहानी लिख रहा हूँ। जब ये पूरी हो जाएगी तब दिखा दूंगा। मुझे मालूम है ये दुनिया इसे एक सिरफरे का पागलपन कह आगे बढ़ जाएगी, मगर इस दुनिया में रहने वाले किसी एक आदमी ने भी अगर असल जिंदगी में उस लड़के की आंखों को कभी देखा होगा तो वो आदमी आंख बंद कर गहरी सांस लेते हुए बस यही कह सकता है, वो लड़का ऐसा कर सकता है। हाँ, वो एक लड़का ऐसा कर सकता है। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? मैं कुछ भी हो सकती हूँ। नीली आंखों वाली लड़की, एक पागल मरीज की डॉक्टर, एक लेखक की कल्पना, स्वदेश दीपक की मायाविनी, एक चलता फिरता सच, एक झूठ, या फिर दुनिया की सबसे खुशनुमा कहानी की नायिका। 24 फरवरी 2022। तो दोस्तों, ये था मनी सिल्फ के लिफाफे। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कहानियाँ सुनते रहिएगा, कहानियाँ जीते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।